मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का जिसका नाम है सर्किल। और इसमें पहले कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले सर्किल के बारे में जान लेते हैं और सर्किल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं। एक अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल में सबसे पहले एक सेंटर होता है ओ। इसको अगर सेंटर को ओ मान लें हम यहाँ पर, तो सेंटर से ये जो अभी लाइन बनाई है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट लिया जाए, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी जगह पर सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, और इस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो हमें लाइन मिलती है इसको कहा जाता है रेडियस। तो सर्किल में एक रेडियस होती है, एक सेंटर होता है। अब अगर ऐसे ही एक और पॉइंट ले लें यहाँ पर जो जस्ट इसके वर्टिकली अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल ये O था, ये P था, और यहाँ पर हमने Q ले लिया, और अब हम P और Q को मिलाएं। तो ऐसे जो दो पॉइंट मिले हमें, जिनको ज्वाइन करने पर पासिंग थ्रू सेंटर एक लाइन मिलती है यहाँ पर, इसको रेडियस का डबल कह सकते हैं क्योंकि ये भी तो रेडियस है। और जब दो रेडियस आपस में ज्वाइन होती है तो इससे बनता है डायमीटर। तो PQ को बोला जाएगा यहाँ पर ये डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। यहाँ पर डायग्राम से साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सर्किल पर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं अदर देन P एंड Q। अगर सेंटर वही रखें हम, और कोई भी दो पॉइंट ले लें, ऐसे पॉइंट जिनका जो लाइन है वो पास ना हो सेंटर से, जैसे ये A और B ले लिया। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, इस लाइन को कॉर्ड कहा जाएगा। अ लाइन passing not through center and joining the points on the circle। कोई भी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लिए जाएं और उनको ज्वाइन करें तो उनसे जो लाइन मिलेगी उसको कहा जाएगा कॉर्ड, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे कॉर्ड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक कॉर्ड हो जाएगा, ये कॉर्ड हो जाएगा, ये कॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम ज्वाइन करते चलें तो ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है, और जैसे ही सेंटर पे पहुंचेंगे यहाँ पर तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड मिलेगी। और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड अभी देखा था, इसी को तो डायमीटर कहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया एक चीज कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वही डायमीटर होती है। अब डायमीटर से बड़ा कोई भी कॉर्ड सर्किल में नहीं बना सकते, समझ गए। और कॉर्ड क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। इस डायमीटर के ऊपर चलेंगे कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी, डायमीटर के नीचे चलेंगे कॉर्ड की लेंथ कम होती चली जाएगी। तो ये हमें कॉर्ड के बारे में बताता है। अब इसी तरह अगर एक और सर्किल ले लें, जिसका सेंटर O है, और इस पे कोई दो पॉइंट ले लिए, फॉर एग्जाम्पल A पॉइंट, B पॉइंट, और सेंटर से इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये दोनों ही रेडियस होंगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब रेडियस देखा जाए और इसके बीच में एक पार्ट बच रहा है A से B तक का पार्ट, ये एक सरकमफेरेंस का ही तो पार्ट है AB। सरकमफेरेंस को अगर जो पूरे सरकमफेरेंस से AB पार्ट निकाला जाए तो ये जो AB पार्ट है इसको कहा जाता है आर्क। तो दिस इज नोन एज आर्क। आर्क कैसे बनती है? रेडियस और सरकमफेरेंस के बीच का जो रीजन है इसको आर्क कह रहे हैं। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे हमें लिखना हो आर्क AB, तो या तो ऐसे ARC AB लिख दें, या AB के ऊपर ऐसे एक सिंबल लगा सकते हैं, इसको कहेंगे आर्क AB, ठीक है। अब आर्क और रेडियस, यहां पर देख रहे हैं ये रेडियस है दो और एक आर्क है, इनके बीच में एक रीजन मिल रहा है, दिस रीजन।
और ये रीजन सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। तो इस रीजन को जो रेडियस और आर्क के बीच में बनता है इसको कहा जाता है सेक्टर, सॉरी तो ये रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन दिख रहा है इसको कहा जाता है सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है ये ट्राइंगल सर्किल के किसी एक थीटा एंगल पर बन रहा है। अब अगर ये थीटा, अगर जो एंगल सेक्टर बना रहा है वो लेस देन 180 डिग्री है, मतलब एक कंप्लीट एंगल से अगर छोटा है ये एंगल, जैसे कि दिख भी रहा है ये एक्यूट एंगल है, तो 180 से कम एंगल पर अगर ये सेक्टर फॉर्म होगा तो ऐसे सेक्टर को कहा जाता है माइनर सेक्टर। ओके, साथ ही साथ में अगर जो हम इस वाले सेक्टर को हटा दें यहां से, जैसे इसको यहां से रब कर दिया जाए, ये एंगल बन रहा था थीटा, तो बचा रीजन अब ऐसे दिख रहा है, जैसे एक पिज्जा से एक पिज्जा का स्लाइस हटा दिया जाए तो जो रीजन बच रहा है यहाँ पर, ये भी तो रेडियस और आर्क के बीच में बन रहा है। अब ये आर्क देखोगे तो पहले वाले आर्क ए बी से बड़ी है ये, तो इस आर्क को मेजर आर्क कहा जाता है। इससे पहले जो आर्क बनी थी, ये जो ए से बी तक की आर्क थी, इसको माइनर आर्क कहते हैं। तो अब जो मेजर आर्क और रेडियस के बीच में जो रीजन दिखाई दे रहा है ये वाला, इस रीजन को कहते हैं मेजर सेक्टर, क्योंकि ये मेजर आर्क से बन रहा है। तो सेक्टर का मतलब समझ में आया? सेक्टर वो रीजन है जो रेडियस और सरकमफेरेंस का कोई एक छोटा सा पार्ट जिसको आर्क कहते हैं, उनके बीच का जो रीजन है, रेडियस एंड आर्क के बीच का रीजन, उसको कहते हैं सेक्टर। अब अगर आर्क माइनर है तो माइनर आर्क से बनता है माइनर सेक्टर एंड मेजर आर्क से बनता है मेजर सेक्टर। समझ में आया? इतनी बात समझ में आएगी। तो अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसी में। कॉर्ड पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट, सेगमेंट जैसे अभी देखा था कि एक सर्किल में कोई भी दो पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये दो पॉइंट ले लिए और इनको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट होना चाहिए जो सेंटर से पास ना हो, मतलब डायमीटर ना हो अगर, तो ये जो रीजन अब बन रहा है यहाँ पर, ये देखा जाए तो ये आर्क है ए बी, और ये कैसी आर्क होगी? माइनर, क्योंकि ये छोटी आर्क है। इसके अपोजिट वाली आर्क जो है वो मेजर आर्क हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर कॉर्ड और आर्क के बीच में एक रीजन दिख रहा है जो अभी हमने शेड किया हुआ है, इस रीजन को कहते हैं सेगमेंट। दिस इज नोन एज सेगमेंट। अब सेगमेंट इसके पीछे भी तो बन रहा है, मतलब ये जो अब रीजन बचा इधर वाला, ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच में बन रहा है, तो इसको भी सेगमेंट कहेंगे। बट इसमें से बड़ा कौन सा सेगमेंट दिख रहा है? ऑफ कोर्स ये बात है ऊपर वाला। तो जो रीजन मेजर आर्क से बनता है उसको कहते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। दिस इज मेजर सेगमेंट। और ये जो स्मॉल आर्क से बन रहा है इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। तो ये दो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी, सेक्टर, सेगमेंट और कॉर्ड। इनको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे कुछ थ्योरम्स है वो देखते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ एंगल्स फॉर्मेशंस। एक सर्किल जिसका सेंटर अगर हम ओ ले लें और इसमें कॉर्ड बना लें ए बी। कॉर्ड अभी पढ़ के आ रहे हैं क्या होता है। अब ये कॉर्ड सर्कल पर एंगल कैसे कैसे फॉर्म कर सकती है वो समझते हैं। अब जैसे कॉर्ड्स के ये दो एंड हैं ए और बी, अगर इन एंड को हम आगे एक्सटेंड करें तो ये दो जगहों पे मिल सकते हैं। कैसे?
अगर हम ए को एक्सटेंड करें सेंटर से और बी को ज्वाइन करें सेंटर से ऐसे, तो अब देख सकते हैं कि ये कॉर्ड के दोनों एंड सेंटर पे आकर के ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाई, इसको अगर हम थीटा मान लें तो थीटा कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड। और कहां पर एंगल सबटेंड हो रहा है? एट सेंटर। ओके। और जैसे ही कॉर्ड को ज्वाइन किया था तो ये उसके ऊपर वाला सेगमेंट हो जाएगा मेजर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। ओके। अब अगर जो इन्हीं कॉर्ड्स के एंड को हम किसी सर्किल के किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दें ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि ये ए और बी है, इनके दोनों एंड्स जाकर के यहां पर मिल रहे हैं, अगर हम इसको सी मान लें, समझ में आएगी ये चीज, दोनों के एंड्स सी पे जाके मिल रहे हैं। तो अब ये जो एंगल है, इसको अगर जो हम मान लें कि अल्फा है ये, तो ये जो एंगल अल्फा है इसको कहा जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्कल। अब सर्कल पे कहां पे बन रहा है? मेजर सेगमेंट में, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन मेजर सेगमेंट। ओके। इसी तरह जैसे मेजर सेगमेंट में एंगल को बनाया है, ऐसे ही माइनर सेगमेंट में भी बना सकते हैं। तो इनके दोनों एंड्स को ला करके माइनर सेगमेंट में ज्वाइन कर देंगे, मतलब ऐसे और ऐसे, समझ गए। तो ये जो एंगल होगा इसको कहा जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन माइनर सेगमेंट। ओके। तो एक कॉर्ड कैसे एंगल फॉर्म कर रहा है ये हम लोगों ने अभी देखा। अभी एक थ्योरम इससे रिलेटेड है। थ्योरम क्या कहती है, इसको थ्योरम नंबर 1 लिख लेंगे। अगर कॉर्ड्स की लेंथ, दो कॉर्ड्स जिनकी लेंथ इक्वल हैं, तो अगर वो सेंटर पे एंगल फॉर्म करती हैं, जैसे कॉर्ड्स एंगल सेंटर पे कैसे फॉर्म करती है अभी हम लोगों ने देखा, तो टू कॉर्ड्स हैविंग इक्वल लेंथ सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, ये है स्टेटमेंट इसका। अब इसको समझेंगे क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। जैसे एक सर्किल बना लिया जाए यहाँ पर, और इसमें कोई भी दो कॉर्ड बना लें। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड है, इसका लेंथ है ए बी, और ये कॉर्ड है सी डी। कंडीशन ये है कि कैसी कॉर्ड होनी चाहिए? इक्वल कॉर्ड्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं और इसका सेंटर अगर मान ले ओ है, तो कह रहे हैं कि सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। मतलब अब अगर जो इनसे हम दोनों एंड्स को सेंटर पे ज्वाइन करें ऐसे, और इसके दोनों एंड्स को सेंटर पे ज्वाइन करें इस तरह, तो अब ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स होगा। और दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होती है। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये है थ्योरम नंबर 1। अब इसके थ्योरम के साथ साथ में एक इसका कन्वर्स थ्योरम भी आता है। कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है? इसके आगे एक स्टेटमेंट बढ़ा लेंगे, एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? अगर ये स्टेटमेंट हमने लिखा है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल पढ़े कि इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल भी ट्रुथ है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो कॉर्ड ऐसी हैं जिनकी हमें लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे ये दो कॉर्ड हमने बना दी, अब हमें नहीं पता है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, बट इनसे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो इक्वल है, ये गिवन है। मतलब इस बार गिवन ये है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी है। तो अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो उनका लेंथ भी इक्वल होता है।
ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब अब हम यहां से लिख सकते हैं कि लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये थ्योरम दोनों तरफ से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर, थ्योरम नंबर 2 डाल देते हैं इसको। थ्योरम ये है कि अगर एक कॉर्ड ली जाए, यहाँ पर सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसमें कॉर्ड AB है, और सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है OM, तो ये एंगल 90 होगा। तो थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑन द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर। थ्योरम लिख लेते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, सर्किल के सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये ऐसी थ्योरम है। अब ये थ्योरम का भी रेसिप्रोकल सही है। इसका मतलब अगर हम इसी का कन्वर्स लिखें, कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर कोई सर्किल है और उस सर्किल के एक कॉर्ड पर सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन करी और वो सेंटर से लाइन ज्वाइन करते ही कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई, तो अभी हमने ये नहीं बोला कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, पहले बोला था कि परपेंडिकुलर डालोगे तो बाइसेक्ट करेगा। अब बोल रहे हैं कि अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी और वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को फ्रॉम द सेंटर, तो ऐसे में ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी सेंटर के, परपेंडिकुलर हो जाएगी कॉर्ड पे। तो इसका मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स में क्या है, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर bisect a chord, then it is perpendicular to the chord। समझ में आया बच्चों? इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ओके, इसको नोट कर लिया है। अब इसी में एक थ्योरम और है, कॉर्ड से रिलेटेड ही है, तो यहीं पे बता देते हैं। एक सर्किल में अगर हम दो कॉर्ड बनाते हैं, यहाँ पर दो कॉर्ड्स बना लेते हैं, एक AB और ये CD। कंडीशन ये है कि AB और CD की लेंथ इक्वल है, मतलब इक्वल लेंथ है, और ये इसका सेंटर था O। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मतलब इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यही एक थ्योरम है बस। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको थ्योरम नंबर 3 डाल लेंगे। कैसे लिखेंगे कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल होगा। मतलब अगर ये OM और ON लिख लें तो ये OM और ON की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ओके, लिख लेते हैं थ्योरम नंबर 3, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इसका भी कन्वर्स ट्रू है। मतलब कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब यहाँ पर कैसे होगा कि अगर यहाँ पर हम पहले बोल रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, अगर इसी को उल्टा बोले कि इक्विडिस्टेंट कॉर्ड आर इक्वल इन लेंथ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये थ्योरम नंबर 3 हो गई, इसको भी लिख लेंगे।
ओके, नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर कि अगर एक सर्किल है हमारे पास और उस सर्किल पे कोई कॉर्ड बना लेते हैं ए बी, तो अब इस कॉर्ड के एंड को सर्किल पे ज्वाइन करके देखते हैं कि कितने हम यहाँ पर एंगल बना सकते हैं। जैसे देखो, इनके एंड्स को अगर हम ज्वाइन करें तो सर्किल पे यहाँ कोई पॉइंट ले लिया जाए P, तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर मान लो Q पॉइंट ले लिया, अब इनसे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी हो गया। ओके, तो थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किसी कॉर्ड से सर्किल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करें और वो दोनों एंगल सेम बनाएं, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना, तो ऐसे में ये जो चार पॉइंट्स अभी फॉर्म हुए हैं ए बी पी क्यू एंड क्यू पी जो भी है, ये चारों के चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो जाएंगे। कौन साइक्लिक का मतलब होगा कि एक ही सर्कल पे होंगे, ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है। मतलब chord angle subtended by the chords at the circle are equal, then 4 points formed by the circle are concyclic। ओके, तो यहां पर लिख लेंगे कि if angle subtended by a chord on the circle at two distinct points are equal, then 4 points thus lie on the same circle। इस लाइन को हम लोग एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब ही होता है कि पॉइंट्स अगर एक ही साइकिल पे हैं या एक ही सर्कल पे हैं तो उनको कॉन्साइक्लिक पॉइंट कहा जाता है। ये थ्योरम समझ में आई, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक कॉर्ड जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एंगल बना रही है और दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो एंगल बन रहे हैं उनकी वैल्यू सेम है, तो ऐसे चार जो पॉइंट फॉर्म होंगे यहाँ पर, ये चारों एक ही सर्किल पे लाई करेंगे, ऐसा ये थ्योरम कहती है। इस थ्योरम को नोट करेंगे, फिर इसके बाद एक और थ्योरम है उसको कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर कि अगर एक सर्किल में अगर हम पूछे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को फॉर्म कर लेते हैं, डायमीटर सेंटर से पास होती हुई एक कॉर्ड है ए बी। अगर इस कॉर्ड के मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि डायमीटर है, इनके एंड्स की बात करें और इनके एंड्स को सर्किल पे किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, सर्किल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट से अब अगर इन डायमीटर के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दें हम, मतलब ये, अब ये एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये एंगल जो होता है हमेशा राइट एंगल होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ऐसे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मतलब यहाँ नीचे ले लो यहाँ पर, और इनसे एंड्स ऑफ द कॉर्ड को मिला दो। कंडीशन ये है कॉर्ड के दोनों एंड एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए, तो जो भी एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर, इस एंगल को 90 डिग्री ही कहा जाएगा, मतलब ये 90 ही फॉर्म करेगा। ओके, तो इसको लिखते कैसे हैं, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड पूरे सर्किल को क्या कर रही है, एक डायमीटर पूरे सर्किल को दो सर्किल में डिवाइड करती है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये सेमी सर्किल ही तो हुआ। अब इस सेमी सर्किल में या नीचे सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। तो ये कहलाती थ्योरम एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, इसको भी लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज साइक्लिक प्रॉपर्टी, एक सर्किल जिसका सेंटर O है, इस पे अगर हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ऐसा होना चाहिए जो सर्किल के चारों, जो सर्किल पर ही सारे उसके वर्टिसेस हो। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसेस होते हैं, चार साइड्स होती हैं, अगर चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पे, ऐसे ये हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी, इसमें चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, तो ऐसे सर्किल को कहा जाएगा ये साइक्लिक, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को सॉरी कहा जाएगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ही डेफिनेशन लिखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक quadrilateral is quadrilateral that lie on the circle। इसका मतलब चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करने चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको थ्योरम में लिख लेते हैं। आई थिंक थ्योरम नंबर 60। थ्योरम में क्या है यहाँ पर कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब ए का अपोजिट अगर पूछा जाए तो वो सी होगा, तो ए और सी का जो सम होता है एंगल ए प्लस एंगल सी वो 180 डिग्री होगा। ऐसे दो अपोजिट और दिख रहा है, ये और ये एंगल बी और एंगल डी, इनका भी सम 180 डिग्री होगा। तो थ्योरम में अगर लिखना चाहें तो लिखने में क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यही लिख लेते हैं थ्योरम में। सम ऑफ अपोजिट एंगल of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी बोल सकते हैं कि अगर इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या होगा इसका कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। मतलब इफ सम ऑफ opposite sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is cyclic। ओके, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो इसको नोट कर लेंगे, और यहां से थ्योरम वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पे, और तब तक के लिए थ्योरम्स को पढ़ लीजिए और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारा चैनल।